गरीब बहू को मिला फ्रिज से भरा ससुराल। अरे आस्था बहू, जरा फ्रिज में से 2 कटोरी फ्रूट कस्टर्ड निकाल कर देना। जी पापा जी, मैं लाई। अरे बहू, नीचे कहाँ जा रही हो? ये देखो, हमारा फ्रिज ये है ना, इसी में से ही फ्रूट कस्टर्ड निकाल कर दे दो। माँ जी, आपने कमरे में छोटा फ्रिज क्यों रखा है? इसमें तो कुछ सामान भी नहीं आ पाता होगा। अरे बहू, चिंता मत करो, तुम्हारे ससुराल वाले कंजूस नहीं है। तुम्हारा पूरा ससुराल फ्रिज से भरा हुआ है। सबके कमरे में एक एक छोटा फ्रिज रखा हुआ है ताकि स्पेस भी बना रहे। लेकिन रसोई में डबल डोर वाला बहुत बड़ा फ्रिज है। अब रसोई का सामान है तो बड़ा फ्रिज चाहिए ही होगा। गर्मी का मौसम है, कौन बार बार ऊपर नीचे आना जाना करेगा पानी या कोल्ड ड्रिंक के लिए, इसलिए हर जगह फ्रिज है। हाँ बहू, तुम्हारी शादी को अभी 2 दिन हुए हैं। अभी तुमने अपना ससुराल देखा कहाँ है? तुम्हारे कमरे में भी रखा होगा। उसमें कुछ न कुछ गर्मी की वजह से ठंडी चीज रखी हुई है, जैसे कि बादाम शेक, चॉकलेट, रसमलाई, फ्रूट कस्टर्ड, आइसक्रीम एक्स्ट्रा। अच्छा। फिर आस्था अपने सास ससुर के कमरे के फ्रिज में से फ्रूट कस्टर्ड निकाल कर दे देती है। अरे बहू, फ्रिज में आइसक्रीम रखी होगी, तू भी खा ले, या तेरा जो मन है तू वो ले ले, नहीं तो अपने कमरे में बैठकर खा ले। अरे माँ जी, अकेले कमरे में बैठकर क्या करूंगी? आप दोनों के साथ खा लेती हूँ। जैसे ही फ्रिज खोलती है तो उसमें से चॉकलेट गिर जाती है। फिर चॉकलेट को रखकर वो मनपसंद आइसक्रीम उठाकर सास ससुर के साथ आइसक्रीम खाती है। फिर बहू रसोई में खाना बनाती है तो एसी की ठंडक देख खुश हो जाती है। वाह, मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इतने अमीर ससुराल में हूँ। पहले मैं अपने घर में मिट्टी के चूल्हे पर पसीने में सर से पांव तक भीगकर खाना बनाती थी, और यहाँ देखो, रसोई में भी एसी लगी हुई है। खाना बनाने में मुझे मजा आ गया। और फ्रिज, आहा, ये फ्रिज भी बहुत बड़ा है। खोलने पर इसमें से भी एसी जैसी ठंडक निकलती है। खाना बनाने के बाद आस्था अपने ससुराल वालों को खाना खिला देती है। फिर अपने कमरे में छोटे फ्रिज का, जिसमें अनेक तरह की खाने पीने की ठंडी चीज थी। ओह माय गॉड, मैं इनमें से क्या खाऊं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा करती हूँ, ये स्ट्रॉबेरी शेक, उसके बाद मैं महंगी वाली चॉकलेट खाऊंगी। आस्था फ्रिज से स्ट्रॉबेरी शेक निकाल कर पी जाती है। उसके बाद महंगी वाली चॉकलेट खाती है। इतने में भी दिल नहीं भरता तो वो रसमलाई खा लेती है। वाह, मजा आ गया फ्रिज से भरे ससुराल में। अरे माँ जी और पापा जी के लिए मुझे चाप सब्जी बनानी है। कल मार्केट से सब्जी और सामान दोनों ले लूंगी। ये कहकर आस्था फोन चलाने लगती है। अगले दिन वो डेयरी जाकर चाप मटर खरीदती है और मार्केट से सब्जी लेने पर अपनी दोनों अमीर सहेली से टकरा जाती है। अरे नेहा, मोहिनी, तुम दोनों कैसी हो? शादी के बाद मैं तुम्हें आज देख रही हूँ। यहीं रहती हो क्या? हाँ, हम दोनों पास की सोसाइटी के एक अमीर बड़े से बंगले में रहते हैं। श्रीवास्तव निवास होगा ना, वही हमारा है। वैसे हमारी तो अमीर ससुराल में शादी हुई है, लेकिन तुम्हारी तो गरीब ससुराल में शादी हुई होगी। लेकिन कपड़े और शक्ल तुम्हारी पहले से अच्छी हो गई है। मेरे ससुराल की तुम दोनों चिंता मत करो, मैं अपने ससुराल में खुश हूँ। हाँ, गरीबी छुपाने के लिए तुझे ऐसा बोलना ही पड़ेगा। वैसे याद है ना, हम दोनों ने कैसे बेइज्जती करी थी तेरी बचपन में, जब तू हम दोनों से खेलने मेरे घर आई थी। अरे मोहिनी, तू नेहा के घर पर जल्दी आ गई क्या? चलो गेम शुरू करते हैं। अरे तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? हम दोनों अभी कसाटा आइसक्रीम खा रहे हैं। इट्स रियली यम्मी। आस्था, तूने तो इतनी महंगी पर अच्छी आइसक्रीम कभी नहीं खाई होगी ना? नहीं, मैंने कभी नहीं खाई। तू अपने बड़े वाले फ्रिज से आइसक्रीम निकाल कर खिला दे मुझे। मैं मम्मी से बोलती हूँ, मम्मी खिलाती ही नहीं है। क्या मेरे बड़े वाले फ्रिज से तू आइसक्रीम खाएगी? अरे इतना बड़ा फ्रिज है ना मेरा, हम तुझे उसमें पैक कर देंगे और फिर तू जम जाएगी। आई बड़ा, मेरे फ्रिज की आइसक्रीम खाने। तेरे घर में ना तो फ्रिज है और ना ही पैसे, और चलिए आइसक्रीम खाने। कोई गरीब लड़की हमारी दोस्त कैसे हो सकती है? आज तक सवाल नहीं आया क्या? अरे हम तो बस तुझसे अपना काम करवाने के लिए अपने साथ रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं तू मेरे घर चली आएगी। मुझे नहीं पता था तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करोगी। जा रही हूँ मैं। उस दिन हमने तेरा दिल तोड़ दिया था, लेकिन बाद में फिर से फ्रेंडशिप कर ली थी। खैर, तेरा ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो गया गरीबी में भी। कभी हमारे ससुराल आना, हमने एक ही घर में शादी जो की है। हाँ आस्था, ठीक है, मैं कल जरूर आऊंगी। आज तो मुझे माँ जी पापा जी के लिए खाना बनाना है। नेहा उसे एड्रेस दे देती है, जिसके बाद आस्था वहां से चली जाती है। अगले दिन वो अपनी दोनों सहेली के ससुराल जाती है, जहां वो नौकर से कहती है, रामू काका, जरा मेरी सहेली आस्था के लिए फ्रिज का ठंडा पानी लेकर आओ। इसके घर में मटके का पानी होगा ना, ठंडा पानी पीकर अच्छा लगेगा। नौकर फ्रिज से ठंडा पानी लेकर आता है, जो कि पीने में बिल्कुल ठंडा नहीं होता। अरे इतनी गर्मी हो रही है नेहा, मोहिनी, ये तो ठंडा पानी है ही नहीं। क्या
रामू काका ये सब क्या है? छोटी मालकिन, आपको तो पता है ये फ्रिज 15-16 साल पुराना है। अब ये फ्रिज इतना ठंडा पानी नहीं करता। कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ, टाइम हो गया है। अरे तू ऐसे कैसे जा रही है? अभी तो आई है, चल तुझे अपना घर दिखाते हैं। रसोई में चल, आज मैं तुझे आइसक्रीम खिलाती हूँ। बचपन में उस वक्त खिलाई नहीं थी ना? अच्छा ठीक है। दोनों अमीर सहेली आस्था को अपनी रसोई में ले जाती हैं, जहां वो फ्रिज से आइसक्रीम निकालती हैं तो पूरी आइसक्रीम पिघली होती है, जिससे उन्हें शर्मिंदगी होती है। बाप रे, 1 घंटे पहले ही तो आइसक्रीम लेकर आए थे, सारी पिघल गई। सच में हमारे ससुराल का फ्रिज खटारा है। मैं पापा जी को बोलती हूँ, तू जब तक कुछ और खिला इसको। नेहा सास ससुर के पास जाती है। वहीं मोहिनी उस आइसक्रीम को वापस फ्रिज में रखती है कि तभी फ्रिज का दरवाजा ही टूटकर हाथों में आ जाता है। ये देख आस्था हंसने लगती है। अरे हाँ, ये हैंडल कितना भारी है। आस्था मेरी मदद कर, पूरा का पूरा कबाड़ फ्रिज है। हाँ हाँ, आती हूँ। आस्था मोहिनी की मदद करती है और फ्रिज का दरवाजा फ्रिज में लगवा देती है। फिर मोहिनी उसे रसमलाई खिलाती है कि वो नेहा और उसके सास ससुर से मिलने कमरे में जाती है और उनकी सुनती है। माँ जी, पापा जी 1 नंबर का खटारा फ्रिज है, वो आप नया फ्रिज क्यों नहीं लेने दे रहे हैं? हम इतने अमीर हैं, बहुत सारे फ्रिज अफोर्ड कर सकते हैं। अब कब तक चलाएंगे ये? बहू, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन इस फ्रिज को हम नहीं हटा सकते। हाँ बहू, ये मेरी शादी का 25 साल पुराना फ्रिज है। हद है, रामू काका ने 15-16 साल बोला था और उस कबाड़ को 25 साल हो गए हैं। अरे बेटी, तुम इन दोनों की सहेली हो ना? जी अंकल जी, आंटी जी, मैं आप दोनों को मिलने आई थी। नमस्ते, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। ठीक है बेटा, आती रहना। मोहिनी, नेहा, तुम दोनों भी मेरे घर आना। ये कहकर आस्था चली जाती है। अगले दिन दोनों अमीर सहेली आस्था के घर पहुंचते हैं, ये सोचकर कि झोपड़ी होगी, लेकिन एड्रेस पर पहुंचकर वो किसी बड़े बंगले को देखती है और अंदर जाते ही एसी की ठंडी हवा आती है। गरीब सहेली का घर है, मुझे तो यकीन नहीं होता। मुझे भी मोहिनी यकीन नहीं हो रहा। देखो तो, घर में आती एसी की हवा मिल गई है और यहाँ तो फ्रिज भी है। अरे तुम दोनों आ गई, बैठो बैठो। अरे मैं तुम्हें अपना ससुराल दिखाती हूँ। वो सब तो ठीक है, पर यहाँ पर फ्रिज क्यों रखा है, वो भी इतना छोटा, इतना अमीर होने के बाद भी गरीब। अरे नहीं नहीं, अभी तुम ऊपर चलो, तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। गरीब सहेली अपनी अमीर सहेली को एक एक करके ससुराल का कमरा दिखाती है, जहां हर तरफ फ्रिज रखे हुए थे। फ्रिज में तरह तरह की ठंडी चीजें रखी हुई थी। ये सब देखकर वो हैरान हो जाती है और फिर रसोई में एसी और फ्रिज देखकर दंग रह जाती है। बाप रे बाप, आस्था, हमारे ससुराल से भी ज्यादा तुम्हारा ससुराल अमीर निकला। यहाँ तो रसोई में इतना बड़ा डबल डोर का फ्रिज है और एसी भी लगी हुई है। तुम्हें तो खाना बनाते हुए गर्मी नहीं लगती होगी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये देखो कितना बड़ा फ्रिज है। यहाँ बर्फ और पानी की बोतल रखने के लिए अलग जगह है, सब्जी, फ्रूट्स और बाकी के लिए अलग स्पेस है। बताओ तुम दोनों इसमें से क्या खाना चाहती हो? हमारे घर के हर फ्रिज में खाने की चीज है। ओह माय गॉड आस्था, तुम्हारा ससुराल तो पूरा फ्रिज से भरा हुआ है और कल मार्केट में भी हमने तुम्हारी बहुत बेइज्जती करी। तुमने कुछ बताया क्यों नहीं? जब हाँ तुम चाहती आस्था तो हमारे घर आकर हमारी बेइज्जती कर सकती थी। हमारे फ्रिज को तो देख ही लिया था तुमने, टूटा हुआ। बस यही तो चीज नहीं है मुझ में। मैं तुम्हारे घर जाकर बेइज्जती कैसे कर सकती थी? तुमने इतने प्यार से बुलाया था और वैसे भी मैं बचपन की बात को भूल चुकी हूँ और मैं शो ऑफ भी नहीं करती। अगर मैं गरीब घर में होती तब भी नहीं करती। आज तो आस्था तुमने हमारा दिल जीत लिया। हम भी तुम्हारे जैसा ही बनना चाहते हैं। और एक बात, हम दोनों ने तेरे साथ आज तक जो भी किया या तुझे बुरा लगा उसके लिए हमें माफ कर दे। हम चलते हैं। मुझे तुमसे कोई माफी नहीं चाहिए, बस अच्छी दोस्ती बरकरार रखनी है। तो कहाँ जा रही हो? चलो साथ में कुछ खाते हैं। तब तीनों सहेली एक दूसरे के गले लग जाती हैं। फिर वो दोनों आस्था के कमरे में जाकर उसके फ्रिज से अलग अलग ठंडी चीजें निकाल कर खाती हैं। तीनों सहेली एक दूसरे से बहुत बातें करती हैं और यूं ही साथ साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। अजी, आप 5 भाई लोगों में से किसी को और चूल्हे की रोटी चाहिए? नहीं, रहने दो। बस मेरा तो मन खराब हो गया ये चाशनी जैसा मीठा मीठा आम रोटी खाकर। सच में ये पिलपिले से आम रोटी खाकर मेरा जी खराब हो गया। सुधा भाभी, घर में बनाने के लिए सब्जी नहीं थी क्या? तो हमें कह देती, हम ले आते। कहाँ से सब्जी खरीद कर लाते हैं आप मनोज देवर जी? पिछले 4-5 दिनों से आप भाई लोग कमाने धमाने भी नहीं जा रहे। घर में बैठने से कितने दिन चलेगा? सुधा जैसे ही पांचों को काम पर जाने के लिए कहती है तो झगड़ा करने लगते हैं। तुम लगाइयों की कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं खुल रही है। पति 4-5 दिन कमाने के लिए नहीं गया तो इज्जत नहीं घर में उसकी। हे भगवान, किसी भी दिन तुम मर्द लुगाइयों का बिना लड़ाई झगड़े के चालू नहीं होता। इस घर में तो जरा सी भी शांति नहीं रह गई। बबीता बहू, मेरे 2 रोटी बांध के दे दे। बागवानी जा रही हूँ, वहीं खा लूंगी। जी माँ जी।
अमरावती अपने पांचों लड़कों को समझाते बुझाते हुए कहती है, रमेश, लखन, मनोज बेटा, तुम सबको दूसरों की चाकरी करने की जरूरत ही क्या है। भगवान की दया कृपा से हमारी बागवानी में कितने कच्चे पक्के आम हो रहे हैं। अरे 2-4 टोकरी तोड़ कर भी बाजार में जाकर बेचोगे तो 500,000 रुपए की कमाई कहीं नहीं जाएगी। माँ तुम तो अपना मशवरा अपने पास ही रखो। अरे पहले ही बाजार में आम बेचने वालों की इतनी धक्का मुक्की है। अरे कोई लाभ नहीं होगा, तुम उस आम के बगीचे को लाला के हाथों बेच क्यों नहीं देती? अच्छे खासे रेट दे रहा है, आम की गुठलियों के दाम निकल आएंगे। माँ देखो, हमारे पड़ोसी एसी कूलर का कारोबार से कितना आगे बढ़ गए हैं। 4-4 मंजिल बिल्डिंग के मालिक बनकर बैठे हैं और हम किराए के मकान में दिन काट रहे हैं। कल को हमारे बाल बच्चे होंगे, हम भी अपना कारोबार जमाना चाहते हैं, इसमें पैसे लगेंगे। तभी उखड़े मिजाज में अमरावती पांचों को झाड़ती है, बस करो, बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता, कर्म करने से होता है। अरे तुम पांचों दूसरों की देखा देखी में दीन ईमान भूल गए हो। मेरे दुख भरे हालातों में इस बगीचे के आम बेचकर मैंने तुम पांचों को पाला पोसा और पेट भरा। कभी पेट काटने की नौबत नहीं आई। मैं उस बगीचे को कभी नहीं बेचूंगी। टूटे हुए मन से आंखों में आंसू लेकर अमरावती बगीचे में आकर आम के पेड़ से लिपटकर रोने लगती है। तुम ही बताओ मेरे प्यारे आम के पेड़, मैं तुम्हारा सौदा कैसे कर दूं? अपने एक माँ के समान तुम सबको अपने खून पसीने से सींच कर बड़ा किया है। तभी पसीने में लथपथ एक तपस्वी आता है। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। अम्मा, बाबा को खाने के लिए कुछ भोजन दे दो। बाबा, मेरे पास केवल आम रोटी है, आप खा लीजिए। पसीने में लथपथ बाबा पेड़ की छांव में खाने लगता है। हे भगवान, बाबा जी तो पसीने में भीग गए हैं। आज तो मेरे बगीचे का एक पत्ता भी हिलडुल नहीं रहा। काश थोड़ी हवा चल जाती। अमरावती जैसे ही मन में इच्छा जताती है, सारे आम के पेड़ झमाझम ठंडी ठंडी हवा करने लगते हैं, जैसे मानो सारे पेड़ जादुई थे। धन्यवाद अम्मा, तुमने अपना हिस्सा खिलाकर आज इस जोगी का पेट भरा है। मेरे पास कुछ और देने के लिए तो नहीं है, बस इस कमंडल का जल इस पेड़ की जड़ों में डाल देता हूँ। तपस्वी वो पानी आम के पेड़ों की जड़ों में डाल देता है। एक तरफ अपने बगीचे के कच्चे पक्के आम बेचकर अमरावती अपने बहू बेटे के साथ खा पी कर गुजर बसर कर रही थी, तो वहीं लाला चढ़ा पड़ा था। इस अमरावती ने मेरी मिट्टी पहाड़ कर रखी है। गर्मियों के सीजन पिछले साल मैंने अच्छे खासे नोट छापे थे, मगर इस साल इसके सस्ते आम के कारण मेरे महंगे आम कोई नहीं खरीद रहा। चिंता मत करो अमरावती, अब मैं ऐसी दांव चलूंगा जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। लाला पांचों भाइयों को कर्जा देने के लालच से बुलाता है। लो रमेश, मनोज, लखन, तुम पांचों भाइयों के लिए पूरे 1 लाख का कर्जा। जाओ जाकर अपना कारोबार जमाओ, जब पैसे आ जाए तो चुका देना। बहुत बहुत धन्यवाद लाला, सेठ हम पर भरोसा दिखाने के लिए। बहुत जल्द हम आपकी पाई पाई चुकता कर देंगे। जैसे ही पांचों मुड़ते हैं तो सामने पुलिस खड़ी थी। अच्छा हुआ दरोगा बाबूजी, आप समय रहते आ गए, वरना ये चोर मेरे घर से सारा माल पानी साफ करके भाग जाते। अरे सर, सेठ तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? अरे कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, ये तो जेल की हवा खाने के बाद पता चलेगा। चलो यहाँ से। पुलिस वाला पांचों को जेल में बंद कर देता है। वहीं लाला जले पर नमक छिड़कने आ जाता है। अरे अमरावती, अब अपने आम का बगीचा मेरे नाम लिख दो और अपने बेटे को बचा लो, वरना सारी जिंदगी तुम्हारे सपूत जेल में जक्की पीसेंगे। माँ जी, आपको बगीचा इस लालची आदमी के नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं। हम कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे उनको रिहा करवाने का। चोरी की बात मोहल्ले में उछलते ही मकान मालिक अमरावती और उसकी बहू से घर खाली करवा लेता है। बेचारी गरीब बहू सास भयंकर गर्मी के मौसम में मारी मारी फिरते हुए बगीचे में आ जाती हैं। बहू, आज से यही हमारा ठिकाना है। माँ जी, इतनी तपती जमीन पर चलकर आपके तो पाँव में छाले पड़ गए हैं। बहुओं, छाले तो तुम सबके पैर में भी पड़े हैं। इससे बड़ा दुख और क्या भोगना रह जाएगा। सर से छत छिन गई, बेटे जेल में बंद है, खाने के लिए पास में एक दाना नहीं है। अमरावती फूट फूट कर रोने लगती है। तभी बगीचे में से किसी के रोने बिलखने की आवाज सुनाई देती है। मत रो माँ, चुप हो जाओ। ये कैसी आवाज थी? क्या आपने सुना सुधा दीदी? हाँ चंपा, मुझे भी आवाज आई।
तभी पांचों की नजर जादुई सबसे विशाल आम के पेड़ पर जाती है, जिसका आंख नाक मुंह बना हुआ देखती है, जिसके अंदर से सुनहरी चमचमाती रोशनी निकल रही थी। हे भगवान, कहीं मैं खुली आंखों से कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। इस आम के पेड़ के नाक कान मुंह है। हमें देखकर घबराओ मत, हमें हमारी माँ ने सींच कर जीवन दान दिया है। अब हमारी बारी है। हम आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं? तुम्हें बताने से क्या फायदा? क्या तुम हमारा मसला हल कर सकते हो? हम गरीब सास बहू के पास रहने के लिए घर नहीं, क्या तुम हमें दे सकते हो? बस इतनी सी बात। अब हमारा जादू देखो। आबरा का डाबरा गीली गीली छू, मुझ पर लगे आम जादू आम घर बन जा तो चीन तपाक डम डम। पके आम का पेड़ जैसे ये मंत्र बोलता है, देखते ही देखते जादुई आम का बड़ा सा घर बन जाता है। मंजली बहू गौरी बड़ी बड़ी आंखें करके कहती है, ये कैसी जादूगिरी है? इस आम घर की दीवार, छत, दरवाजा सब कुछ पके आम के बने हुए। चलो अंदर चलते हैं। गर्मी और पसीने में भीगी पांचों बहू डरते हुए घर के अंदर आती हैं और कुछ देर बाद इस जादुई आम घर के अंदर तो एकदम बर्फ जितना ठंडापन है। हम पांचों का पसीना उड़न छू हो गया। और तो और यहाँ की दीवार तो साबुत आमों की बनी हुई है, कितनी सुंदर लग रही है। पर काश की थोड़ा फर्नीचर होता और पानी पीने के लिए फ्रिज, कूलर भी लगा होता। कविता जैसे ही ख्वाहिश जताती है, पलक झपकते ही एक सोने सी रोशनी घर के अंदर प्रकाशमान होती है और सारी चीजें मुहैया हो जाती हैं। अरे वो देखो, ये आम का बेड, सोफा सब कुछ फर्स्ट क्लास का लग रहा है। पर बहू, हम लोगों के बैठते ये पके आम का पलंग पचक ना जाए। तभी पलंग के अंदर से आवाज आती है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये भगवान, ये आम का पलंग भी कैसे पटर पटर बोल रहा है। भूख के मारे मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं, कुछ खाने को मिल जाता। तभी एक बार फिर उनके सामने के कच्चे पक्के आम की वैरायटी पेश हो जाती है। देखो कितना लजीज कच्चे आम का पराठा, कच्चे आम की चटनी और आम रस का शरबत भी है। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। चलो खाते हैं। करीब सास बहू खाने पर टूट पड़ती हैं। अगले दिन इस जादुई आम घर के अंदर कितनी मिठास भरी नींद पड़ी थी ना रात में। हाँ, मगर दिन में तो हमारे घर में घमस छाई है। काश थोड़ी हल्की साड़ी होती पहनने के लिए, तो ये जॉर्जेट की साड़ी नहीं पहननी पड़ती। ये चुभती जलती गर्मी में नहीं पहनी जाती है। उनकी ये ख्वाहिश भी जादुई आम घर पूरा कर देता है और पांचों खुद को अलग अलग डिजाइन की कच्चे पक्के आम की साड़ी में पाती हैं। और अब पांचों बहुएं जादुई आम के पेड़ से कच्चे पक्के आम तोड़कर बाजार में बेचती हैं और पैसे जमा करके अपने पतियों को छुड़वा लेती हैं। माँ, हमें माफ कर दो। इतने दिन जेल काट कर हमें अपनी करनी का बड़ा पछतावा है। तुमने सही कहा था, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अब से हम गर्मी के सीजन में आम और फल बेचेंगे। इस बार आप पांचों भाइयों ने एकदम सही फैसला लिया। देखना, अब सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा। आखिर में अमरावती अपने पांचों बहू बेटों के साथ जादुई आम घर में रहकर खुशी खुशी जीवन बसर करने लगती है।